कुछ सोचते हुए योग माया ने कहा, हाँ चलो अगले कमरे में चलते हैं। योग माया थोड़ी स्ट्रेस में लग रही थी। उन दोनों ने आगे बढ़कर लकड़ी का एक दरवाजा खोला। उस कमरे में जाते ही उन्होंने देखा कि कमरे के बीच में लकड़ी का एक मंडप बना हुआ था और वहीं थोड़ी दूर पर सफेद कपड़े रखे हुए थे, जैसे कि किसी की मौत हुई हो। तभी योग माया के मुंह से निकला, ये कितना अजीब है। तभी उसकी नजर वहां रखे एक बड़े बक्से पर पड़ी। योग माया ने उसे खोल कर देखा। बक्सा बिल्कुल खाली था, उसमें बस एक कागज पड़ा था। योग माया ने वो कागज निकाला तो उसमें सिर्फ एक शब्द लिखा था, वो था डर। जैसे ही योग माया ने वो शब्द पढ़ा, अचानक कमरे का टेम्परेचर बढ़ने लगा। पारस ने हैरत के साथ कमरे के चारों तरफ नजर घुमाई। कमरे के दो तरफ कागज की आकृतियों की एक एक लाइन थी। पारस की नजर जैसे ही उन पर पड़ी, आकृतियों के चेहरों के भाव बदलने लगे। साथ ही उसे लगा जैसे कि दरवाजों की दरारों के बीच में से कोई उन्हें देख रहा हो। उसे लगा जैसे कि आकृतियों की लंबी लाइन उन दोनों को घूर रही थी। अब पारस के चेहरे पर तकलीफ के भाव उभरने लगे थे। तभी पारस ने योग माया की बाह पकड़ी और बोला, मैम मैम मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये आकृतियां हमें घूर रही हैं। ये कहते हुए उसकी जुबान लड़खड़ाने लगी। अब योग माया को भी लगने लगा कि वहां पर कुछ तो गड़बड़ है। फिर उन्होंने पारस के सर पर हल्के से मारा और बोली, तुम अपनी जुबान बंद रखो, हमें स्केरी हाउस के ऑनर के बिछाए जाल में नहीं फंसना है। कितनी बार बोलूं मैं तुम्हें। पर अब पारस कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसकी नजर फिर उन आकृतियों पर पड़ी और वो फिर बोला, मैम इन आकृतियों में कुछ तो गड़बड़ है। मुझे लग रहा है जैसे कि हम उनके करीब जाएंगे तो वो जिंदा हो जाएंगी। मेरी बात मानिए मैम, यहां से चलिए मैम। योग माया ने पारस की तरफ देखा और अपने होठों पर उंगली रखकर उसे चुप रहने का इशारा किया। उस कमरे में एक और लकड़ी का बक्सा रखा हुआ था। योग माया ने सोचा इसमें कुछ होगा, पर उसका ढक्कन बहुत भारी था। उसने पारस को मदद करने के लिए कहा। पारस वहां लाइन में रखी आकृतियों से बचता हुआ आगे बढ़ा। दोनों ने बक्से को खोलने के लिए ताकत लगाई। 1, 2 और ये 3। उन्होंने ढक्कन को अभी हिलाया भर था कि उसके अंदर से अजीब सी आवाजें आने लगी। आवाज सुनते ही दोनों ने अपने कान बंद कर लिए और ढक्कन को छोड़ दिया। आवाज अचानक बंद हो गई। योग माया ने कहा, इसका मतलब आवाज इसी बक्से से आ रही थी। पारस सहम कर बोला, मैम मैं अभी भी आपसे कहता हूं कि चलिए यहां से, भगवान के वास्ते निकल लो मैम। ये कहते हुए पारस हांफने लगा। योग माया ने उसकी तरफ गुस्से से देखा और कहा, भूत नहीं है ये, बस डर पैदा करने की एक ट्रिक है। चलो इस बक्से को खोलो इस बक्से को। तब पारस ने हैरानी से कहा, आप अभी भी इसे खोलना चाहती हैं? आपने अभी देखा ना, इसे खोलने की कोशिश करते ही कैसी आवाजें आने लगी थी। योग माया ने गुस्से से तमतमाते हुए कहा, तुम बस चुप रहो और जो कह रही हूं वो करो। तभी योग माया को अपने मन में एहसास हुआ कि शायद उन्होंने ज्यादा ही बोल दिया। वो पारस को समझाने लगी, देखो पारस, आवाज इस बक्से से आई थी, तो जाहिर सी बात है कि ये हमें डराने के लिए है। हमें डराने के लिए या तो इसमें कोई स्टाफ छुपा होगा या कोई इंस्ट्रूमेंट होगा। अगर हम डर के मारे इसे नहीं खोलते हैं तो इस घर के मालिक का मकसद पूरा हो जाएगा और हमें यह नहीं होने देना है। याद रखो हम यहां क्या सोच कर आए हैं। यह सुनकर पारस चुप हो गया और उसने हां में अपना सर हिलाया, पर वो अभी भी अंदर ही अंदर बहुत डरा हुआ था। धीरे धीरे कमरे का तापमान बढ़ रहा था। दोनों ही
पसीने से तर-बतर हो चुके थे। खिड़की के नाम पर बस खिड़की का एक डिजाइन बनाया गया था। कमरे में कोई खिड़की नहीं है, इसलिए शायद हमारे शरीर की गर्मी से तापमान बढ़ रहा है, लेकिन ठंड के मौसम में हमें इतनी गर्मी कैसे लग रही है? योगमाया ने सोचा और पारस के साथ मिलकर बक्सा खोलने के लिए फिर कोशिश करने लगी। उसने पारस को इस बार पूरी ताकत लगाने के लिए कहा और खुद भी पूरी ताकत लगा दी। जैसे ही बक्से का ढक्कन खुलने वाला था, एक जोरदार धमाका हुआ और बक्से के टुकड़े टुकड़े हो गए। तभी अचानक एक लड़की के हंसने की आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। योगमाया और पारस घबराकर कई फुट पीछे जा गिरे, जिससे कई आकृतियां भी गिर गईं। तभी चरचराहट की आवाज हुई, जैसे कि सूखे पत्तों को मसला जा रहा हो। पारस जल्दी से उठा और बाहर भागने लगा, लेकिन इससे पहले कि वो कमरे से बाहर निकल पाता, दरवाजा अपने आप बंद होने लगा और छोटी छोटी सैकड़ों कागज से बनी आकृतियां छत से निकलकर नीचे गिरने लगी। अब पारस वहां किसी भी कीमत पर रुकना नहीं चाहता था। अभी तक वो दरवाजे के पास पहुंच चुका था और उसने बंद हो रहे दरवाजे को अपनी पूरी ताकत के साथ खोला। तभी दरवाजे पर लाश की मेकअप के साथ तान्या वहां आ गई और उसने भूतिया आवाज में कहा, कहां जा रहे हो? अंदर चलो, चलो अंदर। ये कहकर तान्या पारस को रोकने की कोशिश करने लगी। अब पारस के मुंह से निकला, नहीं नहीं, हम अंदर नहीं जाएंगे। ये कहते ही पारस तेजी से बाहर भाग गया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसने पीछे मुड़कर तक नहीं देखा। दूसरी तरफ योगमाया कमरे में ही कैद हो गई। वो भी इस बार डर गई थी। वो पारस को रोकने के लिए चिल्लाई, पारस रुको, ऐसे मत भागो, मुसीबत में पड़ जाओगे पारस। पर पारस ने कोई जवाब नहीं दिया। योगमाया भी पारस के पीछे बाहर जाने लगी, पर तब तक दरवाजा बंद हो चुका था। उसी वक्त योगमाया ने एक लाल छाया को पारस के पीछे जाते हुए देखा। अब कमरे में वो अकेली थी। बस वहां कागज की आकृतियां हवा में उड़ रही थी और एक भयानक संगीत बज रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो आकृतियां योगमाया को खा जाएंगी। योगमाया दरवाजे के पास गई और उसने दरवाजे को जोर से धक्का दिया। दरवाजा खुल गया और वो बाहर निकली। फिर योगमाया उस दिशा में गई जिस तरफ पारस भागा था। उसने पारस को पुकारा, पर पारस ने कोई जवाब नहीं दिया। तब योगमाया ने साथ वाले कमरे में झांका, इस उम्मीद में कि पारस वहां छुप गया होगा, लेकिन पारस वहां भी नहीं था। अगले ही पल योगमाया के दिमाग में अभी तक घटी सारी घटनाएं घूमने लगी। योगमाया धीरे धीरे आगे बढ़ी। तभी उसे अपनी गर्दन पर ठंडक महसूस हुई और उसे ऐसा लगा जैसे कि किसी ने उसे छूने की कोशिश की हो। फर्श पर कागज के नोट पड़े थे, जिन पर पांव पड़ते ही एक अजीब सी आवाज होने लगती थी। योगमाया ने धीरे से दूसरे कमरे के पर्दे को हटाया। वो कमरा खाली था। बस वहां दो कांसे के शीशे दीवार के साथ एक दूसरे के सामने रखे हुए थे। योगमाया ने सोचा, पारस को यहीं होना चाहिए था। वो और कहां जा सकता है? क्या कोई और भी रास्ता है जहां से वो बाहर निकल गया होगा? ये सोचते हुए योगमाया ने एक गहरी सांस ली और शीशे के करीब गई। वहां कोई नहीं था। कांसे के शीशे में उसे अपना चेहरा दिखाई दिया। तभी योगमाया को किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा। उसके मुंह से निकला, कौन है? कौन है वहां? लेकिन वहां कोई नहीं था। स्केरी म्यूजिक फिर से बजने लगा। योगमाया ने वापस कांसे के शीशे की तरफ देखा। उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। दरवाजे पर लगा पर्दा अपने आप हट रहा था और उसे ऐसा लगा जैसे कि एक चेहरा योगमाया के पीछे आने लगा था। वो चेहरा योगमाया को देखकर मुस्कुरा रहा था। योगमाया गुस्से में पीछे मुड़ी और बोली, कौन है? कौन है वहां? पर वहां
कुछ नहीं था। योग माया चिल्लाना चाहती थी, पर उसने खुद को कंट्रोल किया। उसने अपनी मुट्ठियों को कस लिया ताकि वो खुद को घबराने से रोक सके। तभी उसकी नजर कांसे के दर्पण पर फिर से पड़ी। अब योग माया ने देखा कि उस दर्पण में उसके अपने चेहरे की जगह शादी की जोड़ी में लिपटी एक अजीब सी दिखने वाली लड़की का चेहरा नजर आ रहा था। उस लड़की को देखकर योग माया कांपने लगी और पहली बार उसने डर महसूस किया। वो लड़की तान्या थी, जो दुल्हन के लिबास में लाश का मेकअप करके योग माया को डराने वहां आई थी। योग माया ने बहुत सी लाशें देखी थी, इसलिए वो लाशों के चेहरों को पहचानती थी। वो उस चेहरे को देखकर शॉक्ड थी और उसके मुंह से निकला, तो क्या इस घर में एक लाश है? जैसे ही योग माया के मन में यह विचार आया, वो कांसे के शीशे से दूर हटने लगी, पर तभी वो पीछे किसी चीज से टकरा गई। उसने घबराकर पीछे मुड़कर देखा। उसके पीछे शादी का जोड़ा पहने एक लड़की की लाश खड़ी थी, जो असल में तान्या थी। लाश बनी हुई तान्या योग माया के चेहरे को देखकर मुस्कुरा रही थी। योग माया ने सोचा, हाउ इज इट पॉसिबल? लाश कैसे चल सकती है? अचानक योग माया के मुंह से चीख निकली। वो चीख इतनी तेज थी कि बाहर तक सुनाई दे गई। उसका खूबसूरत चेहरा अचानक पीला पड़ गया और उसे अपने इमोशंस पर कोई कंट्रोल नहीं रहा। अब वो खड़ी नहीं रह पाई और वो वहीं बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। दूर कंट्रोल रूम में बैठे ध्रुव ने जब ये देखा तो वो जोर से चिल्लाया, तान्या, तान्या, इन्हें जल्दी बाहर लेकर आओ। भूत की गेटअप में खड़ी तान्या को ब्लूटूथ पर ध्रुव ने लगभग चिल्लाते हुए ऑर्डर दिया। तान्या भी डर गई थी। उसने तुरंत कहा, ओके सर। इतना कहकर तान्या ने योग माया को संभाला और कहा, आपका विजिट टाइम पूरा हो चुका है, अब आप सुरक्षित हैं। फिर तान्या योग माया को बाहर लेकर आ गई। ध्रुव ने भागकर जल्दी से स्कैरी हाउस का दरवाजा खोला और योग माया को देखते ही बोला, ये अकेली क्यों है? इनके साथ जो लड़का था वो कहां गया? तान्या बोली, वो बहुत डरपोक था। वो जब कांसे के शीशे के सामने गया तो डर गया और बेहोश हो गया। मुझे लगा उसे ऐसे देखकर मैडम भी डर जाएंगी, इसलिए मैंने उसे खींचकर वहीं बिस्तर के पीछे लिटा दिया था। तान्या ने जल्दी से सारी बातें बताई। ये सुनकर ध्रुव के चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आईं और उसके मुंह से निकला, बेहोश? क्या वो लड़का बेहोश हो गया? फिर ध्रुव ने खुद को संभालते हुए तान्या से कहा, विजिटर्स की सुरक्षा सबसे पहले है, इसलिए जब भी कभी ऐसी बात हो तो मुझे तुरंत बताया करो। तान्या ने कहा, जी, आगे से ध्यान रखूंगी। फिर ध्रुव ने तान्या से योग माया का ध्यान रखने के लिए कहा और खुद पारस को लेने के लिए स्केरी हाउस के अंदर गया। ध्रुव को समझ नहीं आ रहा था कि पारस ने ऐसा क्या देख लिया कि वो बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद ध्रुव पारस को अपनी पीठ पर उठाकर बाहर ले आया। लोग अभी भी वहीं खड़े थे। पारस को इस तरह बेहोश देखकर वहां खड़े लोग हैरान थे। तभी किसी ने चुटकी ली और कहा, अपने पैरों पर चलकर अंदर गए और पीठ पर लद कर आए, यही है वो लाशों के साथ खेलने वाला। लेकिन इस बात पर कोई हंसने की हिम्मत नहीं कर पाया। सब तरफ घबराहट का माहौल था। ध्रुव ने पारस के चेहरे पर पानी के छींटे मारे। तब पारस को थोड़ा होश आया। जैसे ही उसे होश आया, उसने अपने चेहरे पर हाथ रखा और अपने पूरे शरीर को छू कर देखा। फिर राहत की सांस लेते हुए बोला, हे भगवान, शुक्र है कि मैं बच गया भगवान, थैंक यू।